Hey everyone, this is Priya Ranjan and you are watching me at Photon Face for All। और बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। ये वीडियो नहीं, एक्चुअली वीडियो ही इस चैनल पे बहुत दिनों बाद आ रहा है और एग्ज़ाम का टाइम है। सीबीएसई वालों का एग्ज़ाम 5 मई से शुरू होगा इस साल 2021 में। और फिजिक्स का पेपर 8 मई या जून 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 को है, शायद जून को है, 8 जून को है ना। सो कुल मिला के मैंने क्या बोला कि इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा वीडियो चाहिए जो 2 घंटे 3 घंटे में एक चैप्टर निपटा दे और बहुत डेप्थ में। ऐसा नहीं कि उस चैप्टर से कुछ ऐसा कि अगर 2-3 घंटे एक चैप्टर पर हम पढ़ लें, आप मुश्किल से पर डे, अगर रिवीजन की मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आप पर डे 2 घंटे या 3 घंटे के एक दिन में 4 या 5 घंटे पढ़ के कोई एक चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप 2 से 3 घंटे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आएगा, 2-3 पार्ट में आएगा एसी का ये, तो 2-3 पार्ट में पढ़ने के बाद मुश्किल से 3 घंटे के अंदर आप पूरे का पूरे चैप्टर पे आपको कमांड होगा बहुत अच्छे से। विद सीबीएसई के जो भी क्वेश्चन होंगे, एसी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन टिपिकल का किस तरह का होता है, आसान किस तरह का होता है, पूरे का पूरा हम लोग प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। तो सीबीएसई की बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन चार लेक्चर जो भी आएगा, 3-4 वीडियो जो भी आएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि एसी आखिर होता क्या है। जो पूरे 12th के सिलेबस में 2 चैप्टर सबसे हार्ड होता है, एसी और वेव। हार्ड नहीं होता है, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज महसूस होता है बच्चों को। तो अगर फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन पढ़े पूरे चैप्टर को, बहुत अच्छे से कमांड होगा चैप्टर में। तो सबसे पहला फ्रैक्शन होता है इस चैप्टर में बेसिक कहने का मतलब व्हाट इज एसी। एसी और डीसी में क्या फ़र्क है, एसी होता क्यों, अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं, ये आया कहाँ से प्रॉपर वे में, इसका डेफिनेशन। अगर मान लो इफ चीज़ ठीक है, चीज़ वेरी कर रहा है, तो कोई भी वेरिएबल चीज़ का एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज कितना होगा। फिर आरएमएस क्या होगा, आरएमएस होता क्या है, रूट मीन स्क्वायर करंट, उसका मतलब क्या होता है, सेंस क्या होता है, ये समझना। फिर फेज क्या होता है, फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको बेसिक में आता है। इसमें आता है बेसिक में। जब बेसिक कंप्लीट करते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, तब आपको सर्किट पढ़ना होता है। एक सर्किट होता है प्योर और एक होता है मिक्स्ड। प्योर सर्किट में बात करें तो प्योर का मतलब क्या होता है, मान लो अगर हम प्योर कॉटन लेने जाए तो प्योर कॉटन में मिक्स ना हो, कॉटन का कॉटन ही रहे, तो बोलते हैं प्योर। अगर मान लो मैं प्योर शहद लेने जाऊँ, घी हनी लेने जाऊँ, तो प्योर हनी में सिर्फ हनी रहे, उसमें कुछ और मिक्स ना हो, जैसे शुगर और मिक्स ना हो, तब हम लोग कहेंगे प्योर। ठीक उसी तरह प्योर का मतलब होता है प्योरली रेसिस्टिव या प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव। इस तीनों वर्ड से शायद आप परिचित होंगे। आर फॉर रेसिस्टर होता है, एल फॉर इंडक्टर और सी फॉर कैपेसिटर। या सिंगल सर्किट में केवल रेसिस्टर यूज होगा, या फिर केवल इंडक्टर यूज होगा, या फिर केवल कैपेसिटर यूज होगा, तब इसको प्योर सर्किट बोलेंगे। और इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एसी आपके सीबीएसई में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सबसे मिक्स में सबसे अच्छा जो क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली, वो होता है एलसीआर और सीरीज एलसीआर। पैरेलल भी होता है जो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है, तो सीरीज एलसीआर पढ़ना है। एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रेसिस्टर, तीनों सीरीज में हो तो एलसीआर सर्किट, तो ये आपको पढ़ना है सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट क्या नाम है, सीरीज एलसीआर क्या नाम है, एलसीआर के अलावा आपको मिक्स में पढ़ना है एल आर, आर सी और एल सी। जो हमारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो एलसी है। एलसी ही सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एलसी ही पूछा जाता है। एलसी ही है जो पूछा जाता है। एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर, तो एलसी सर्किट ही, एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं इसको, यही पूछा जाता है। एलआर और आरसी आपसे पूछा वछा जाता नहीं है तो सर्किट में। फिर एलसीआर में 3 चीज़ें पढ़ते हैं आप। रेजोनेंस क्या होता है एलसीआर का, इम्पीडेंस तो छोटा छोटा चीज़ है, हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के शार्पनेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको सीरीज एलसीआर सर्किट में पढ़ना है। एल आर आर सी नहीं पढ़ना है, एलसी ऑसिलेशन पढ़ना है जो एसएचएम या ऑसिलेशन जैसा होता है। और लास्ट में पावर एंड पावर फैक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, पावर एंड पावर फैक्टर और एक डिवाइस है ट्रांसफार्मर। इन सारे चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ये पूरे चैप्टर का एक कह लो कि एक स्नैपशॉट है कि हाँ इन 3 चीज़ों को अगर हम लोग कर लें तो पूरे चैप्टर पे कमांड होगा। फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। हमारा सीबीएसई का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस ये वाला, और इसके आगे जो भी आएगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर ही होंगे। सो क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, हाँ। तो वीडियो पॉज करके जिससे स्क्रीनशॉट लेना है ले लें और फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है।
चलिए तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में सबसे पहले एसी होता क्यों है, ये कहाँ से आया, एसी हम लोग कहते क्या है। तो जैसे हम लोग जनरेटर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जनरेटर। तो आपने जनरेटर पढ़ा होगा एसी में, ईएमआई एसी में जनरेटर पढ़ा होगा कि एक मैग्नेट होता है, ए नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और दो पोल पीसेज होता है मैग्नेट का, और इस मैग्नेट के बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉइल रखते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं, या कुछ भी रेक्टेंगुलर का है और भी शेप का हो सकता है, एक कॉइल रखते हैं, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होता है और इससे करंट पास होता है तो टॉर्क लगता है। और जब हम लोग घुमाते हैं इसको, क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, घुमाते हैं, जैसे डायनोमो में होता है, तो हम लोग घुमाते हैं जनरेटर में, जैसे डायनोमो को घुमाते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, तो इसके घुमाने की वजह से फ्लक्स में चेंजिंग होता है और जिसके वजह से हमको ईएमएफ मिलता है। और ईएमएफ कैसे मिलता है, तो देखें, आपने फैराडे ने बताया था, सबसे पहले घुमा रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा, ऐसे घुमा रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी, ऐसे होता तो है ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, लेकिन अल्फा तो यहाँ कुछ है नहीं जिसकी वजह से ये वाला टर्म जीरो हो जाता है, अल्फा जीरो हो जाता है, तो सिर्फ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। अब बता दो, सबसे पहले हम लोग फ्लक्स लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू, तो क्या लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, एरिया, और कॉस थीटा लिखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, और डिफरेंशिएट कर देंगे डी फाई बाई डी टी, तो क्या निकलेगा, बी और ए कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे। बी इसलिए कांस्टेंट है कि पोल पीसेज है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का पोल पीसेज है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। और एरिया भाई साहब कैसे भी घुमा लो, एरिया तो कांस्टेंट ही है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल रहा है तो थीटा बदल रहा है, थीटा वेरिएबल है। मैंने कब कहा कि कॉस थीटा कांस्टेंट है, हमारा वेरिएबल है। तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो बी ए तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या यूज कर रहे हैं, ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा टी। और टाइम के साथ चेन रूल कहता है कि अगर सिंगल टाइम रहता तो फिर लिख देते हैं, लेकिन टाइम के साथ जो कांस्टेंट है उसको प्रोडक्ट के टर्म में लिखा जाए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी को, डी फाई बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देख के बताइए, तो लिख सकता हूँ माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये माइनस साइन लगा हुआ है, क्या मैं इस माइनस को इस साइड ला सकता हूँ। अब आप फैराडेज लॉ याद कीजिए, फैराडे ने कहा था कि माइनस डी फाई बाई डी टी, क्या भाई साहब, माइनस डी फाई बाई डी टी क्या देता है, तो माइनस डी फाई बाई डी टी क्या देता है भाई साहब, इंड्यूस ईएमएफ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंड्यूस ईएमएफ, ई इंड्यूस्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया भाई साहब, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखो तो बी ए ओमेगा सारा का सारा कांस्टेंट है, तो तीन कांस्टेंट एक साथ क्यों लिखना है, एक ही कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो ई इंड्यूस इज इक्वल टू लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो भाई साहब, हमें वोल्टेज आता था 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 वोल्ट, 50 वोल्ट, ऐसे वोल्टेज आता था, 220 वोल्ट, अब वोल्टेज आ रहा है 10 वोल्ट, बगल में साइन खड़ा है भाई साहब कि मैं तो ऐसे ऐसे करूंगा, तू कांस्टेंट बोल रहा है ना, मैं नहीं 20 वोल्ट तो है भाई साहब, लेकिन तू मेरे साथ ऐसे ऐसे करेगा। कहने का मतलब क्या है, साइन का फंक्शन आपको पता होगा, आपने मैथ्स पढ़ रखा होगा, तो साइन का एक ग्राफ होता है, जैसे साइन वेरी करता है ना, इधर इधर नहीं दिख रहा है क्या, ओके थोड़ा सा बना दो, है ना, जैसे साइन का ग्राफ वेरी करता है, ठीक उसी तरह ये पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी करता है, पोटेंशियल डिफरेंस ई इंड्यूस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ठीक देखो, जैसे साइन बदलेगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये बदलेगा, इसका पिक वैल्यू ई नॉट होगा, क्या होगा, ई नॉट, और नेगेटिव में भी चला जाएगा तो माइनस ई नॉट, और साइन के साथ वेरी करेगा। तो देखो ध्यान से, ये कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव, फिर से कभी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब हमेशा अल्टरनेट कर रहा है, अल्टर कर रहा है, हमेशा क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब अल्टर कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि करंट कांस्टेंट नहीं है, ये करंट का एक डायरेक्शन नहीं है, करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, और पोलैरिटी भी बदल रहा है, टाइम टू टाइम कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये ऐसा करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट या एसी। तो एसी क्या होता है, ऐसा करंट होता है जो टाइम के साथ उसका पोलैरिटी, डायरेक्शन सब कुछ बदले। तो पोलैरिटी अगर बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है टाइम के साथ, तो इसको इस तरह के
पोटेंशियल को, वेरिएबल पोटेंशियल को, और इससे जो करंट जनरेट होता है उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट, और इस तरह के पोटेंशियल को अल्टरनेटिंग पोटेंशियल सोर्स कहते हैं। और इस तरह के जो ईएमएफ जनरेट होता है, जैसे बैटरी का सिंबल ये होता है, इस तरह के जब ईएमएफ जो जनरेट होता है उसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है एक गोला होगा और इसमें ऐसे इस तरह का सांप जैसा ऐसा होगा, है ना, एक वेव जैसा होगा, मतलब साइन वेव को। आप इन्वर्टर खरीदने जाते हो तो ये सारा चीज आपको मिलेगा, एक गोला उसके अंदर ये सारा ऐसा, है ना, बना हुआ। तो ये आपका बेसिक हुआ। अब इसी में देखो ध्यान से, तो हमारा जो ये है पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो वेरिएबल निकला। फिर करंट कैसे निकाल सकते हैं, तो आराम से कर सकते हो सर, करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, ओम्स लॉ से वी बाई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस ई बाई आर करेंगे तो करंट का भी फंक्शन आ जाएगा, वो भी वेरिएबल निकलेगा। तो ये सारा चीज़ वेरिएबल है, तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि हम जो एसी जो यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, उसमें तो कहता है कि नहीं 220 वोल्ट आ रहा है, हमें तो ये नहीं बताया जाता है कि 220 वोल्ट साइन ओमेगा टी आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया जाता, या फिर ऐसा 110 वोल्ट साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ तो बताया नहीं जाता, हमें तो बताया जाता 220 वोल्ट आ रहा है। तो ये सब क्या वैल्यू है, 220 वोल्ट, पिक वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, एक एक करके आपको डील करना है। इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन की जरूरत होता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की बेसिकली जरूरत होता है। अगर आता है तो वाह, नहीं आता है तो भी वाह, क्योंकि हम लोग देखेंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना। ओके, सो अब बताओ भाई साहब, बैटरी सीधा सीधा रखा रहता तो कैसे ही करंट फ्लो करता है कि जब तक हम वायर नहीं जोड़ते हैं, जब तक कोई सिंपल सर्किट नहीं जोड़ा जाए, जब तक कुछ डिवाइस नहीं जोड़ा जाए, तब तो करंट फ्लो होता नहीं भाई साहब। एटलीस्ट सिंपल वायर भी जोड़ते हैं तभी तो करंट फ्लो होता है। तो अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब हमको एक वायर की जरूरत है जिसको आर बोलेंगे, रेसिस्टर बोलेंगे, रेसिस्टेंस इसका प्रॉपर्टी होगा, और जिसकी वजह से करंट का फ्लो होगा, तो करंट हम लोग निकालेंगे और उस करंट को बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट भाई साहब, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखा जाए, अब इसी वोल्टेज को हम लोग क्या किए, एक रेसिस्टर में अप्लाई कर दिए। एक रेसिस्टर था जिसका रेसिस्टेंस आर है, और आपको भी पता है रेसिस्टेंस एक से बड़ा ही होगा तभी कंसिडरेबल होगा, नहीं तो नेग्लिजिबल होगा। तो इस रेसिस्टेंस को हम लोग पोटेंशियल सोर्स, एसी पोटेंशियल सोर्स से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, एसी पोटेंशियल सोर्स। अब हमारा वोल्टेज जो वी है या ईएमएफ ई है, ई फॉर ईएमएफ, एप्सिलॉन या ई एप्सिलॉन फॉर ईएमएफ। तो वी जो हमारा वोल्टेज है, वी इज इक्वल टू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, या ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। चूंकि थोड़ा सा फीलिंग है वोल्टेज वाला, ऐसे ईएमएफ वाला भी फीलिंग आता है, क्योंकि आप जब इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे होते हैं तब तक आप करंट पढ़ चुके होते हैं और आपको आइडिया होता है कि ईएमएफ क्या होता है, ये सारा चीज। लेकिन थोड़ा चलो कोई नहीं, मैं वी को वोल्टेज के टर्म में लिख रहा हूँ, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट, ओम्स भगवान ने कहा, भगवान नहीं भाई साहब, फिजिक्स का भगवान, तो ओम्स ने कह के मर गए हैं कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी क्या है भाई साहब, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। अब वी बाई आर कॉन्स्टेंट है तो इसको अलग कर ले, तो आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। फिर से ध्यान से देखें तो वी नॉट बाई आर क्या भाई साहब, वी नॉट बाई आर हमारा करंट होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो, इसको पिक वैल्यू बोलेंगे या मैक्सिमम करंट बोलेंगे। ये पिक वैल्यू या मैक्सिमम करंट हमारा है क्या भाई साहब, तो पिक वैल्यू या मैक्सिमम करंट, तो पिक वैल्यू मैक्सिमम करंट ही होता है। लेकिन करंट जो आया वो साइन का भी फंक्शन था, मतलब वोल्टेज भी साइन का फंक्शन और करंट भी साइन का फंक्शन। तो दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, अगर दोनों की बात करें तो ध्यान से देखो, करंट का वैल्यू क्या है, वी नॉट बाई आर। मान लो हमारे पास वी नॉट 220 वोल्ट है, हम आर ले रहे हैं 22 वोल्ट का, तो हमारा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। तो 220 से 10 छोटा है या बड़ा है, तुमने कहा कि सर छोटा है। तो ग्राफ में जो पिक वैल्यू होगा, मतलब ब्लैक से मैं बनाऊं और कोई अलग कलर से ब्लू से बना दूं मैं, तो मैं ब्लैक से जो बना रहा हूं वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लू से जो मैं बनाऊंगा वो तुमको रिप्रेजेंट करेगा करंट को। देखो दोनों में फर्क यही है कि पिक वैल्यू का फर्क है। किसका फर्क है, पिक वैल्यू। पिक वैल्यू कहने का क्या सेंस है, थोड़ा सा समझ जाए।
पीक वैल्यू कहने का सेंस है कि यहाँ पे आई नॉट है और इस आई नॉट का वैल्यू है वी नॉट बाई आर, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, वी नॉट है। तो इसके ग्राफ में पिक वी नॉट है, इसके ग्राफ में पिक आई नॉट है, और आई नॉट का वैल्यू वी नॉट बाई आर है, तो वी नॉट से ऑब्वियस ही बात कम होगा। लेकिन सेम फेज में जैसे जैसे डांस कर रहा है, मतलब जिस फेज में ऐसे वैसे ही वोल्टेज भी, वैसे जैसे वोल्टेज है वैसे ही करंट है। जिस कदर से वोल्टेज जा रहा है उसी तरह से उसी कदर से सेम फेज में, तुम ऊपर तो हम भी ऊपर, तुम नीचे तो तुम भी नीचे। तुम अगर तुम ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो हम भी ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तुम इसके बाद तुम नीचे की तरफ आ रहे हो, तो भले ही तुम बड़े हो नीचे की तरफ आओ तो मैं भी आऊँगा। फिर तुम और नीचे जाते हुए नेगेटिव में जा रहे हो तो मैं भी जाऊँगा, और तुम फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहे हो तो मैं भी होऊंगा। फर्क यही है कि तुम पिक की तरफ होगे, मैं उससे नीचे होऊंगा। कहने का मतलब ऊपर नीचे कहने का मतलब मैक्सिमम मिनिमम। तो तुमने कहा कि अच्छा इट्स ओके सर, तो अब हमारे पास वेरिएबल करंट आ गया, तो अब हम लोग डीलिंग पानी जो भी करेंगे करंट के साथ करेंगे, वोल्टेज के साथ नहीं। बस वोल्टेज का मतलब था कि पोटेंशियल आ गया भाई साहब, वोल्टेज वेरिएबल है तो ऐसी करंट ऐसी हम लोग पोटेंशियल सोर्स पढ़ेंगे। अब तो हमारे पास करंट आ गया, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो वेरिएबल है, तो हमारे घर में तो वेरिएबल हम लोग यूज जो करते हैं तो प्रॉपर करते नहीं, हम लोग RMS वैल्यू बोलते हैं। क्या होता है RMS वैल्यू, क्या होता है एवरेज, फटाक से हम लोग देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो बना देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। या मैं बड़ा बना दूँ वीडियो, नहीं तो ज़रा पढ़ लो, कम से कम बेसिक निपटा लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक निपटा लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सर्किट आएगा, सर्किट में 2 वीडियो, और फिर हमारा ट्रांसफार्मर, और एक एक करके सब कुछ निपट लेंगे हम लोग। चलिए अच्छी बात है, लेकिन कुल मिला के 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा भाई साहब। कुल मिला के एक घंटे 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। चलो कुल मिला के मैंने कहा अच्छा स्क्रीनशॉट लेना ले लो भाई साहब, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो हमने कहा कि हमारे पास जो प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास जो करंट है वो तो कांस्टेंट है नहीं भाई साहब। तो दुनिया में अगर मान लो हम लोग कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं या कुछ रन बनाते हैं, वो कांस्टेंट वे से रन बनाए, हर मैच में 100 मारे, तो कोई पूछेगा कि एवरेज कितना है, तुम पता है भाई साहब हर में 100 ही मारता है, एवरेज क्या पूछना है इसका, है ना। लेकिन अगर आप कभी 100 मारते हो, कभी 200 मारते हो, कभी 50 मारते हो, कभी डक पे आउट हो जाते हो, तब तुमसे पूछा जाएगा भाई साहब एवरेज इसका बताओ। एवरेज अगर अच्छा है तो अच्छा कर रहे हो, एवरेज खराब है तो खराब कर रहे हो। तुमने कहा हाँ सर ये तो बात आपने सही बोला। तो करंट का भी वही धंधा है, करंट कभी 0 होता है, कभी बढ़ता है पॉजिटिव में, फिर 0 हो जाए, फिर नेगेटिव बढ़ता है, फिर तो भाई साहब इसका जो धंधा है तो एवरेज तो निकालना बनता है। तो हमने एवरेज निकाला, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे एवरेज करंट। लेकिन जब एवरेज करंट निकालने के लिए हम लोग गए तो पता चला कि भाई साहब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि इस तरह का करंट हुआ करता था हमारा एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड मतलब ऐसा जिसके बाद वो खुद को वेव रिपीट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा टाइम जिसके बाद खुद को वेव रिपीट करे उसको बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। और ये यहाँ से यहाँ तक जो वेव लेंथ होता है उसको बोलते हैं वेव लेंथ। बहुत सारा टर्मिनोलॉजी आएगा, हम एक एक करके देखेंगे। अच्छा थोड़ा सा कुछ मैं प्रीवियस ईयर का मतलब 11th का कुछ रिपीटेशन कर दूं कि जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है टाइम पीरियड, वो होता क्या है, तो टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड, और v को हम लोग लिख सकते हैं r ओमेगा, तो r से r कैंसिल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखिएगा 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2π/ओमेगा। तो अगर मैं कहूं कि t × ओमेगा कहीं आ जाए तो 2π लिखने में कोई शर्मिंदगी महसूस होनी नहीं चाहिए, ठीक वाली चीज, अच्छी बात है। इसका टाइम पीरियड 2π क्या होता है, 2π, ध्यान से देखो इसको, टाइम पीरियड 2π/ओमेगा। फ्रीक्वेंसी भी आ जाए तो सब कहानी हम लोग कर देंगे, कोई बड़ी चीज हमारे लिए नहीं है क्योंकि पहले से हम लोग पढ़ रखे हैं। चलिए अब एवरेज निकाला गया तो एक टाइम पीरियड में निकाला गया, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कहने का क्या मतलब भाई साहब, एवरेज 0 हो गया, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। कहा गया कि ऐसा कोई थोड़ी है भाई साहब, कोई बैट्समैन पहली दफ़ा 0 पर आउट हो गया, हमेशा 0 पर आउट हो गया तभी एवरेज 0 हो सकता है। नहीं तो 10 पारियों में अगर 1 रन भी बनाया तो 1/10 एवरेज होगा, ना कि 0 होगा। तो ऐसा थोड़ी किसी पारी में उतरा अच्छा बेटा मूड पिछले बार बैटिंग नहीं किया था, ले बेटा नेगेटिव में रन, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। नेगेटिव में रन होता नहीं, स्टार्टिंग 0 से होता है तो नेगेटिव में जाएगा नहीं, तो एवरेज कभी 0 होगा नहीं, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे धंधा हम कर दे रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव और 0 कर दे रहे हैं, तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप हमको तो करंट मिलता है ना, कुछ ना कुछ मिलता तो है भाई साहब। तो कहा कि कोई नहीं, आप पूरा टाइम पीरियड के लिए नहीं लिखो, हाफ टाइम पीरियड के लिए लिखो।
तब आपको पता चल जाएगा। या ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, हाफ टाइम पीरियड के लिए लिखोगे तो वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ। तब जाके आइडिया आएगा। जब हम एवरेज करंट की बात करेंगे तो हम टोटल टाइम पीरियड की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हाफ टाइम पीरियड, मतलब 0 to t/2 तक, ना कि t तक। इट्स ओके, इतना तो क्लियर हुआ होगा। चलो एक और चीज मैं बता दूं थोड़ा, कि हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज, दुनिया में कहीं भी एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का, कोई फंक्शन का एवरेज निकालना हो, तो हम लोग लिखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ f(x) dx। ये फंक्शन जिसका है, अगर ये फंक्शन टाइम का होता तो dt लिखते हैं, और फंक्शन x का है तो dx लिख रहे हैं, अगर फंक्शन y का होता है तो dy लिखते हैं। तो जिसका भी फंक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, f(x) वही फंक्शन का d लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई उसी ये वाला यहाँ तो dx। इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज। इशू क्या बोलते हैं, आप जो लिखते हो ना, टोटल चार्ज अपन टोटल ये टाइम, ये वो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, सारा इसी कॉन्सेप्ट से आता है, सारा एक बेस है। तो किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, f(x) dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ dx। और टाइम पीरियड जो लगाना है, तो हमारे लिए टाइम पीरियड क्या होगा, 0 to t/2 और 0 to t/2। अगर टाइम पीरियड t है तो अभी तो x है, तो भाई साहब अभी लिमिट उमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। बस आप याद रखिए, दुनिया में किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो f(x) dx का इंटीग्रल डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ dx, इतना करोगे फिर वाह वाह वारे न्यारे हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तुमने कहा ओके सर आप बात घुमा घुमा के ला रहे हो, फटाक से आप बता दो। मैंने कहा कि करंट का पहले फंक्शन लिखो, करंट I इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I0 साइन ओमेगा t, यही ना हुआ करता था हमारा करंट। तो फटाक से हम लोग निकाल भी लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कहा कि एवरेज निकालना है सर, एवरेज निकालना बहुत आसान होता है, V एवरेज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, फंक्शन हमारा करंट का है तो फंक्शन f(x) dx कहते हैं। तो करंट जो फंक्शन है वो टाइम का है, तो I dt करेंगे, क्या करेंगे, I dt। तो I हमारे पास है क्या, I0 साइन ओमेगा t, ये फंक्शन हो गया, और प्रोडक्ट किसका करेंगे, dt का, और यहाँ पे जो करेंगे वहीं नीचे करेंगे dt का। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक या 0 से t/2 तक। तो आपने कहा कि सर अभी तो आप समझाए हो 0 से t/2 तक। इट्स ओके, I0 तो हमारा कांस्टेंट होता है, हम लोग उसको बाहर कर सकते हैं, तो I0 हमारा हो गया बाहर। इधर बच गया साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन 0 to t/2 तक, dt का इंटीग्रेशन करना है, और नीचे dt का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। तुमने कहा इट्स ओके सर, इतना तो नजर आ ही रहा होगा, थोड़ा बहुत तो इधर उधर कट रहा होगा तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आइए अब देखते हैं हम लोग, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा, तो I0 इंटू क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ओमेगा t। और चूंकि जो प्रोडक्ट होता है टाइम के साथ, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में चला जाता है और इंटीग्रेशन में डिवीजन में चला जाता है, तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, ओमेगा, डिवीजन में क्या आ जाएगा, ओमेगा। और नीचे का इंटीग्रेशन किए तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे 0 to t/2, ऊपर भी पुट करेंगे 0 to t/2। तो हमारा जो एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज करंट का, क्या आ गया, I0 बाई ओमेगा t/2। क्यों, अब लिमिट पुट करो, एक बार t/2 पुट करोगे, बीच में माइनस साइन, एक बार 0 पुट करोगे तो 0 का कोई तो इंपॉर्टेंस है नहीं, तो फिर क्या कहेंगे, ओमेगा t/2। 2 कहाँ जा सकता है, ऊपर लिखा जा सकता है ना, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ऊपर। और इधर आए, अब पुट कीजिए, तो अंदर पुट करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस कॉस ओमेगा t के जगह t/2, ये वाला माइनस और फॉर्मूले वाला माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस, प्लस हो जाएगा। अब उधर स्पेस की कमी है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, तो प्लस कॉस t के जगह 0 पुट करो, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो एक बार t के जगह 0 पुट करोगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0, तो कॉस 0। इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखें थोड़ा सा। आप मुझे ये बताएं कि जो हमारा I एवरेज जो भी होता है, अभी तुमको सिखाया है ओमेगा t का वैल्यू 2π होता है, तो ओमेगा t/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π/2, तो क्या हो जाएगा, बोल दूंगा, तो पाई हो जाएगा कि नहीं, नहीं बोल रहा है, पाई होगा। cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो 2I0 बाई ओमेगा t, ओमेगा t की जगह भाई साहब क्या पुट करना है आपको, 2π, तो यहाँ पुट करो 2π इंटू माइनस, और cos ओमेगा t का वैल्यू 2π का आधा करेंगे, पाई cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो माइनस इंटू -1 +1, और बीच में फिर से +1, 1 1 क्या हो गया 2,
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2I0 बाई पाई, ये 2I0 बाई पाई क्या आया, एवरेज करंट। कौन सा करंट, एवरेज करंट। तो कुल मिला के आपको आइडिया ये आया कि सर एवरेज करंट है ना, वो हमको साइनोसॉइडल नहीं बताता है, वेरिएबल नहीं बताता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो एवरेज करंट हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ डीसी है सर, डीसी करंट का वो वैल्यू जो सेम अमाउंट का चार्ज पास करे जितना एसी करता है सेम टाइम इंटरवल में। मान लो 10 सेकंड में, 10 सेकंड में इस वायर से एसी जोड़ दिए, एसी मतलब एसी सोर्स जोड़ दिए, तो मान लो 10 कूलम का या 20 कूलम का चार्ज पास किया। कितना कूलम, 20 कूलम। मान लो हम कोई भी सोर्स का, किसी भी सोर्स का डीसी जोड़ेंगे तो 10 सेकंड में ही, 10 सेकंड में ही सेम अमाउंट का चार्ज अगर पास करता है तो उस पोटेंशियल सोर्स, डीसी पोटेंशियल सोर्स के वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं, एवरेज। क्या नाम देते हैं, एवरेज। तो आपको एवरेज निकालने आना चाहिए, क्या निकालने आना चाहिए, एवरेज। यहाँ फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होइएगा, हम आगे बढ़े। ओके, सो एवरेज तो हम लोग देख रखे हैं। बस फंडामेंटल में फेजर और फेजर डायग्राम, 3 चीजें तो बाकी है। थोड़ा सा एक और डेरिवेशन है, उसको भी देख लिया जाए, जिसका नाम है आरएमएस करंट। जैसे वोल्टेज को लिख रहा हूँ ना, ठीक उसी तरह करंट भी आप लिख सकते हो, सेम वे में, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं हुआ, सेम वे में आप लिख सकते हो। जैसे करंट को लिख रहा हूँ वैसे ही वोल्टेज को आप लिख सकते हो। जैसे करंट क्या लिखा, वी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज निकाला, ठीक उसी तरह वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का भी एवरेज निकालिए। सब कुछ सेम कहानी है, सिर्फ आई नॉट की जगह क्या आपको प्लेस करना है, वी नॉट। कहानी डिफरेंट नहीं है भाई साहब, कहानी वही है, बस आपको करना है। ओके, आई आरएमएस का क्या, चलो ठीक है सर, एवरेज तो समझ में आता है कि फिक्स वैल्यू नहीं था, तो चलो ठीक है। आरएमएस का सेंस समझाता हूँ, है ना। सेंस कहने का मतलब होता है कि जैसे वेरिएबल चीज है, तो कुछ ऐसा टाइम होगा जिस समय मैक्सिमम दे रहा होगा, मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होगा, और उस टाइम में कुछ ना कुछ करंट का अमाउंट होगा, उसी करंट के अमाउंट को आरएमएस कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो फिर से इसको कंपेयर करते हैं डीसी से। कहता है कि ठीक है, सेम रेसिस्टर है भाई साहब, हाँ, एक में आप एसी लगाया और 2 सेकंड तक इसको फ्लो करवाया, तो डेल्टा एच कुछ 10 जूल जनरेट हुआ, हीट उसमें चार्ज था, इसमें क्या है, हीट। तो कहता ठीक है, इसमें डीसी लगा दो, क्या लगा दो, डीसी। अगर 10 जूल 2 सेकंड में 10 जूल ही अगर प्रोड्यूस करता है सेम अमाउंट ऑफ हीट सेम टाइम पीरियड में, जो डीसी देगा उसी डीसी के वैल्यू को हम लोग एसी का आरएमएस वैल्यू बोलेंगे। तो एवरेज आरएमएस वैल्यू एसी का वो डीसी ही होता है। मैं फिर से रिपीट करूं भाई साहब, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, एसी का डीसी या डीसी का एसी। देखो, जैसे एसी तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का कुछ ना कुछ फिक्स होना चाहिए, तो वेरिएबल का फिक्स वैल्यू 2 होता है, एवरेज और आरएमएस। एवरेज आपको देता क्या भाई साहब, एवरेज बताता है कि सेम अमाउंट का चार्ज फ्लो करवा के देखो, तो डीसी और एसी को कंपेयर करेंगे, तो डीसी के इसी अमाउंट को हम लोग बोलेंगे एसी का कौन सा वैल्यू, एसी का कौन सा वैल्यू भाई साहब, तो एसी का एवरेज वैल्यू। और सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, हीट क्या है, सेम अमाउंट, सेम टाइम पीरियड में भाई साहब, टाइम पीरियड सेम है, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, तब डीसी के इस अमाउंट को हम लोग एसी का क्या बोलेंगे, आरएमएस। वेरी गुड, आपने समझा आरएमएस, अब समझ में आया सर। सेम रेसिस्टर, सेम हीट, सेम टाइम पीरियड, तो डीसी के इसी अमाउंट को हम लोग एसी का क्या बोलेंगे, आरएमएस। जब भी आरएमएस एवरेज लिखा जाएगा उसमें साइन वाइन का फंक्शन नहीं होगा। कहने का क्या मतलब साइन वाइन का फंक्शन नहीं होगा, मतलब एसी का वैल्यू तो है लेकिन वो डीसी वैल्यू, एसी है, एसी का ही पार्ट है लेकिन डीसी है, क्या है, डीसी मैग्नीट्यूड उसका। जैसे एवरेज का निकाला ना भाई साहब। चलो आरएमएस, आरएमएस का फुल फॉर्म मैथमेटिकल अगर मैं आऊँ तो आरएमएस का मतलब होता है पहले रूट मीन स्क्वायर, लेकिन चलते हैं हम लोग उल्टा। आरएमएस का क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, लेकिन चलते हैं उल्टा। कहने का मतलब पहले जो फंक्शन होगा उसका करेंगे स्क्वायर, फिर करेंगे उसका मीन, और इसका फिर कर देंगे रूट ओवर, तो हमें दे देगा आरएमएस। अगर मैथमेटिकली लिखूं तो आई आरएमएस में लिख सकता हूं, आई आरएमएस इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, करंट जो भी होगा उसका स्क्वायर, फिर उसका क्या निकालेंगे, मीन। ये साइन, इनका साइन मीन का बताता है, और फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, रूट ओवर, क्या कर दिया जाएगा, रूट ओवर। तो आरएमएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, फिर इन साइन इसका रूट ओवर। इट्स ओके, सो लेट मी से समथिंग डिफरेंट। क्या डिफरेंट बताना है भाई साहब, कुछ डिफरेंट नहीं बनाना है।
आपको पहले स्क्वायर कीजिए, तो आई का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमको मीन निकालना है किसका, एवरेज निकालना है किसका, आई नॉट के स्क्वायर का। तो हम लोग कहेंगे कि सर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो एफ टी डी टी, तो आपका क्या भाई साहब, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई भाई साहब इंटीग्रल ऑफ डी टी। और इसको फुल टाइम पीरियड में निकालो भाई साहब, क्योंकि ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव वाला को स्क्वायर कर दो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिए फुल टाइम पीरियड में निकालते हैं हम, हाफ टाइम पीरियड में नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसके लिए टोटल टाइम पीरियड में जीरो होता नहीं। तो हमने क्या, इट्स ओके सर। अब निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान है, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देंगे, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर बाहर हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। और रही बात सर अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन कर दो सर, जीरो टू टी तक, जीरो टू टी तक कहानी बन जाएगा। मैंने कहा ओके, इतना भी आसान है भाई साहब, इंटीग्रेशन डायरेक्ट ऐसा साइन स्क्वायर स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट लिया जाता है मैथ से। किसका कॉन्सेप्ट लिया जाता है, हाफ एंगल का। कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी बाई 2 का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाफ एंगल क्या कहता है मैं बता दूं आपको, कहता है 1 माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर नहीं था, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल कैसे भाई साहब, ये थीटा है तो ये 2 थीटा है तो इसका थीटा हो गया, तो हाफ हो गया कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ एंगल। ये मैथ्स का फंडा है, बायोलॉजी वाले बहुत डर रहे होंगे, शायद कांप रहे भी होंगे, कांपने और डरने की जरूरत नहीं है, बस जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको मैंने पढ़ा था ना। मैथ्स वाले थोड़ा आगे निकल गए, क्योंकि वो मैथ्स ले लिया और आप पीछे रह गए। क्यों, क्योंकि वो आप मैथ्स ना लेके बायोलॉजी ले लिया, बायोलॉजी में वो स्पाइन और स्पाइन कुछ कुछ बुझा देना नहीं जानता है मैथ्स वाला, थोड़ा बहुत तो टिपिकल लगता है बायोलॉजी वालों को फिजिक्स, क्योंकि मैथ्स इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपको यही जानना था कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किस में, 2 थीटा के टर्म में। तो ठीक उसी तरह साइन स्क्वायर ओमेगा टी को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 ओमेगा टी के टर्म में। कैसे, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होता है। वी नो दैट, भी लिख सकते हैं, राम कहानी आप जानती हैं। इसी वैल्यू को यहाँ पुट किया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या लिख सकते हैं बउआ, तो आई नॉट स्क्वायर, आई स्क्वायर का, तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी। आपने कहा कि सर कोई नहीं सर, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी टी, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 टर्म है, 1/2 अलग छांट लेंगे और फिर माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 अलग छांट लेंगे, माइनस फिर से आई नॉट स्क्वायर बाई टी, और ये क्या तुम्हारा कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी, बाई 2 डी टी। थोड़ा सा मैं कैमरा टिल्ट कर देता हूँ, ये ले, हाँ चलो अब सही है, अब दिख रहा होगा। हाँ, तो इतना कर देने के बाद अब हुआ क्या, मैं फिर से बता दूं भाई साहब, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट करा, मतलब इसके बदले मैं ये पुट करूंगा, तो क्या लिख सकता हूँ एक बार देख लें ध्यान से। आई नॉट स्क्वायर बाई टी क्या मैं पुट कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग अलग कर देता हूँ, 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 और ये डी टी। अरे अब तो समझ में आएगा ना, अब अलग अलग कर लो, अब तो समझ में आना चाहिए, अब अलग अलग कर लो। तो क्या लिखोगे, अलग अलग, आई नॉट स्क्वायर बाई टी को अलग रहने दो और इसको अलग अलग करो, 1/2 डी टी का इंटीग्रेशन, और इधर माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी का इंटीग्रेशन। किसी भी साइनोसोडल फंक्शन का 1 टाइम पीरियड में, साइनोसोडल समझते हो, मतलब या तो साइन या तो कॉस, 1 टाइम पीरियड में वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो अगर वैल्यू 0 हो जाता है तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0। नहीं विश्वास हो मेरे पे करके देखना भाई साहब, 0 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t, टी से टी कैंसिल, तो क्या आया हमारा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ये तो अभी मीन आया भाई साहब, ये मीन आया, और मीन का क्या करना है, रूट ओवर। जैसे ही मीन का रूट ओवर करोगे, क्या करेंगे, रूट ओवर, तो आई आर एम एस का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो आई नॉट बाई रूट 2, आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाता है, आई नॉट बाई रूट 2। अभी फेज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फेज क्या होता है, फेजर क्या होता है, फेज कांस्टेंट क्या होता है, और फिर हम लोग
वहीं से सर्किट भी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? सर्किट। सो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। देख लो, एक स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पॉज करके आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए। और वीडियो चाहिए तो कमेंट करते रहिए। सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, करिएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं करिएगा तो भी अपनी ज़िंदगी तो कट ही जाती। धन्यवाद।